मैं सबका अभिवादन करता हूँ। मेरी बहुत तारीफ हुई है आज। मैं इससे भी ज़्यादा की उम्मीद करके आया था। जी, एक कुर्सी संभव हो मैं तो एक आज्ञा आपसे मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मेरे घुटने में चोट है, मुझे बैठ के पढ़ने की अनुमति आप दे दीजिए। ताली बजाकर मैं फिर कविता सुनाता हूँ। अपनी भाषा ठीक करो। शादी नहीं करवाई ये गलत बात है, शादी हुई नहीं ये ठीक बात है। चलिए ये मान लो हुई नहीं। उन्होंने खुद बताया क्या है कि जिसका ब्याह हो जाता है उसको पत्नी के खर्राटे सुनने की आदत होती है और छोटी मोटी आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब ये चूंकि कुंवारे कवि हैं, इन्हें पिन भी गिरेगी तो उसकी भी बता देंगे कि वहाँ गिरी है। एक बार जरा तालियां जोरदार बजा दो। पीछे के लोग और आगे आ जाइए। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं कृपया आगे कुर्सी खाली है। अब 7-8 लोग ही, आप भी आ जाओ भैया। आप भी आगे आ जाइए। एक कविता मैं भी सुनाता हूँ। समय तो 12 बजे तक का था इस कवि सम्मेलन का। जिम्मेदारी है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय। और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ। जनगण मन की पीड़ा गाने का। सबने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। हमारा यश कंसल से लेकर प्रवीण जी तक सबने, बिटिया प्रियंका ने, अनिल अग्रवंशी ने तो अग्रवंशी होने का बहुत फायदा उठाया। उसने आते ही कार्ड में से सारे अग्रवालों के नाम याद किए और ऐसे सिद्ध किया जैसे 1912 से वो उनको जानता है। वारे अग्रवंशी। अग्रवाल लोग इतने तेज चालाक नहीं हुआ करते थे। आप कवि हैं। बहुत सबने बहुत अच्छा पढ़ा। दीपक ने बहुत श्रेष्ठ और प्रवीण का जवाब किया। अर्जुन ने बीमार होते हुए भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। मेरी ओर से इन सब छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं बड़ा हूं तो बड़े होने के नाते मुझे ऐसा करना चाहिए। बड़े होने के नाते बस आप समझ रहे। नहीं, वैसे भी ठीक ही पढ़ा आज तो हमसे। श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी बैठे हुए हैं। मैं 1997 में यहाँ आया था, मुझे किसी ने बताया। 1997 में मैं यहाँ आया था। मुझे तो याद नहीं कि मैं आया था कि नहीं आया था, लेकिन किसी ने बताया कि मैं आया था एक कवि सम्मेलन में 1987। जी आपने सुना? मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा है तो मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि जगाधरी की आर्थिक स्थिति फिर क्यों इतनी अच्छी नहीं हुई कि हाँ। और आज तो बाबूजी से मैंने कहा कि आपका गांव में तो मैं भी आऊँगा। श्रद्धेय जगदीश मित्तल हमारी दुनिया में, कवि सम्मेलन की दुनिया में एक ऐसे आशीष दाता हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में 5000 लोग हिंदुस्तान को गाने वाले पैदा किए हैं, जो हिंदुस्तान को गाते हैं। देश में कहीं भी कवि सम्मेलन हो रहा हो उसमें लगभग आधे कवि वो होते हैं जो राष्ट्रीय कवि संगम से निकल करके आए। और आज तो सारे कवि राष्ट्रीय संगम के सिपाही हैं। ऐसा कोई नहीं है जो राष्ट्रीय कवि संगम का सदस्य नहीं है। हम सब राष्ट्रीय संगम के सदस्य हैं। मैं एक कविता शुरू करता हूं आपको। सब देश पर आपने सुना, बहुत अच्छा सुना, तालियां बजाई, कॉफी आई। बेटा जल्दी से। नहीं, मैं चाय वाले से कुछ कह ही नहीं सकता। फीकी हो तो बेटा ऊपर भी पहुंचा। चाय वाले से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये तो भाई साहब, जिसने चाय वाले को छेड़ा उसको ईडी छेड़ रही है। अनिल रस्तोगी, अनिल चला गया। अनिल अग्रवंशी, आप बहुत जमे हो, लेकिन औरों को भी जमना सीखना, देखना सीखो। खुद जमा बहुत और अब ऐसे बैठ गया जैसे शोक सभा में बैठा। अग्रवंशी, आप एक श्रेष्ठ समाज के प्रतिनिधि हो तो औरों को जमना भी सहन करो।
मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, मैं भाषण नहीं दे रहा। पहली 4 पंक्ति में कविता का शीर्षक आ जाएगा। मैं जीवन भर एक विद्रोह जिया हूं, जीवन भर मैंने विद्रोह के सिवा कुछ नहीं जिया। हर क्षण जीवन भर में विद्रोह करता रहा हूं, अपने से भी, दुनिया से भी, समाज से भी, देश से भी। एक अपना मेरा नैतिक विद्रोह है। आज मैं सारी दुनिया से विद्रोह की एक कविता सुनाता हूं, सारी दुनिया से विद्रोह करने की एक कविता सुनाता हूं। पहली 4 लाइन में शीर्षक पता चल जाएगा। उस शीर्षक को सुनकर आप ये तय करके बताना कि इस कविता को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। अगर आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 लोगों ने ताली बजाई तो 1/4 कविता सुनाऊंगा, और एक एक व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिल गई तो फिर मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। और एक एक व्यक्ति में आप शामिल हैं, कवि नहीं है। इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये सोच के ना बजाएं कि ये सुनाना बंद करे तो चलें। नहीं भाई साहब सुनाइए, हम भी सब सुनने को बैठे। मैं भी हंसी में कह रहा हूं, मुझकी इतनी हंसी आती है। बहुत हंसाया लोगों ने, लेकिन एक ज्ञान मैं देता हूं। इन लोगों से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। ये दीपक इस बात पे भी हंस रहा है, इसको मेरी डिग्री तक बोलनी नहीं आती। मंत्री जी मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैंने आज से 35 साल पहले LLD की थी। ये दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है जो मैंने 35 साल पहले कर ली थी। दीपक ने मुझसे पूछा क्या किया भाई साहब, मैंने कहा LLD की। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि इसने बिहार में टॉप किया था। बहुत अच्छे। लेकिन समझदारी की बात तो यह है कि जो काम ये B.Ed टॉप करके कर रहा है वही काम मैं LLD करके कर रहा हूं। अंतर क्या हुआ? जो काम ये लोग कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं। सुनिए मन से, 4 पंक्तियों पर तय करना फैसला। कितना हिस्सा इस कविता का सुनना चाहते हैं? भैया आप भी बैठ जाइए। देखिए अभी कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, उसको प्रणाम कर लूंगा जो जाएगा। बीच में ना उठे, ये मेरा निवेदन है, बस अनुरोध है। बहुत लंबे समय बाद आया हूं और ये सच है। मैं बाबूजी से खुद कह के देहरादून किसी कार्यक्रम में मिले थे तो तब तक मुझे ये सूचना मिल गई थी कि 13 तारीख को यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा बाबूजी मैं भी आ जाऊं जगाधरी। तो इन्होंने अनमनेपन से कहा आ जाना। अब क्यों ऐसे कहा इन्होंने मुझे नहीं पता, किस दबाव में थे। लेकिन बाबूजी मेरे को लेके आप किसी दबाव में मत रहिए, मेरे आप श्रद्धेय हैं और मैंने जीवन में जिसके प्रति श्रद्धा की फिर उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा के अलावा कभी कुछ आया नहीं। और वो इस शहर के हैं, उनकी जन्मभूमि ये है, तो हम सब कवियों को यहाँ आना ही चाहिए। हमारे लिए तीर्थ है जहाँ कवियों को एक संजोने वाला आदमी, कवियों को हौसला देने वाला आदमी, नए कवियों को मंच देने की कोशिश जो देश के बड़े कवियों को करनी चाहिए थी किसी ने नहीं की। एक उस व्यक्ति ने की जो खुद कवि नहीं है, खुद कवि नहीं है। इतना बड़ा संगठन है पूरी दुनिया में, दुनिया के 26 देशों में आज राष्ट्रीय कवि संगम की शाखाएं हैं और देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय कवि संगम की यूनिट नहीं है। किसी राजनीतिक पार्टी के पास अपनी शाखा हो ना हो, राष्ट्रीय कवि संगम के पास पूरे देश में हर जिले में शाखा हैं। इस पर हम गर्व करते हैं। मैं सुनाता हूं कविता आपको। आदरणीय बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, कॉफी के साथ बैठ जाओ। पैरों में अंगारे बांधे सी, थोड़ी आवाज थोड़ी हल्की कम करो। बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, बहुत बढ़िया, थोड़ी हल्की कम करो बस। कर दी। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। भाई कमाल ही है भाई साहब आपका। पूरी तालिबान सुनाऊं साहब? अरे एक बार जोरदार तालियां उठाइए। बहुत अद्भुत रचना है ये, आप ही लिख सकते थे ये तालियां अनिल अग्रवंशी की तालियों का प्रभाव थोड़ा कम करने के लिए। अनिल अग्रवंशी ताली बजाना, वरना मैंने अभी प्रभाव कम किया है, मैं उसे नष्ट भी कर सकता हूं। मैं कह रहा था मैं ज्ञान देता हूं आपको और इस ज्ञान को आप मेरी कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना। मैं हंसी के खिलाफ नहीं हूं,
मैं हंसी को जीवन की बहुत महत्वपूर्ण साधना मानता हूं, लेकिन एक बात और सच जान लीजिए, आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, खुल के जिसके साथ भी हंस सकते हो, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन आप किसी के साथ अगर खुलकर रो सकते हो तो उसके साथ पूरी जिंदगी काट सकते हो। इस सच को याद रखना, इस सच को भी याद रखना। तो 24 घंटे वाले हंस तो आप लिए, अब मेरे साथ रोने की तैयारी करो। मन से एक कविता सुनिए, पूरी दुनिया से विद्रोह की मेरी कविता है। अब मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पूरी कविता सुनिए। अगली कविता इजराइल के समर्थन में आएगी। मैं समर्थक हूं और मैं समर्थन करूंगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान। मैंने पहली बार ऐसे मंत्री देखे जो सारी रात बैठ के कविताएं सुन सकते हैं। बधाई देता हूं मैं जिन जनता ने आपको चुना है साहब, जिस जनता ने आपको चुना है, आप ठीक उनके प्रतिनिधि हो। जो मानवीय रूप से कविता को सुनने की संवेदनशीलता दिखा सकता है, वो शायद अन्यायी तो नहीं हो सकता, और उससे अन्याय भी किसी के साथ नहीं हो सकता। कविता को प्यार करती है करुणा, और करुणा किसी नेता में हो तो ये उसका बड़ा गुण है। मुझे नहीं पता किस पार्टी से हो, यहाँ बीजेपी के साथ दूसरे जेजेपी वाले भी है ना, बीजेपी के ही हैं, शुरू से बीजेपी के। चलिए, बात बहुत अच्छा, आगे भी रहना। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संत्रास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ी देर मुश्किल कविता है, फिर बहुत आसान हो जाएगी। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां फिर आपका प्यार मांगती हैं, देखता हूं किस तरह लेते हैं पंक्तियां को। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा। और मेरा और थोड़ा साथ देना। मैं 3-4 दिन पहले बाबूजी बनारस में कविताएं सुना रहा था, तो मेरा एक दोस्त था वहाँ, मुझसे 1-2 साल बड़ा है, मैं 73 साल का हो गया, वो 75 साल का है। तो मुझे चिढ़ाने के लिए सामने से बोला, पमार अब तू बूढ़ा हो गया। मुझे लगा तो बहुत बुरा, लेकिन मेरे मुंह से एक जवाब निकला। मैं आपके सामने रखता हूं वो जवाब, आपको मेरा जवाब अच्छा लगे तो मुझे आशीर्वाद देना, मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ेगी। उसने कहा पमार जी बूढ़ा हो गया है तो अब, तो मैंने कहा आदरणीय, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। वाह,
अरे भाई साहब आप तो मैं आप सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। 6 पंक्तियों पर मेरा साथ देना एक बार, फिर मुझे नींद उतर जाए। मैं 4 दिन से नहीं सोया। आज अनिल के घर सोने का मौका मिला, कुल 1 घंटा 3 दिन के बाद। मेरी एक बार नींद आप उतार दो, फिर आपको नींद मैं नहीं आने दूंगा, इस बात का वादा आपसे कर सकता। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वालू हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझे, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। दुनिया वालों आने, पूरी दुनिया से विद्रोह देखना। मैं इतिहास का व्यक्ति नहीं हूं, मैं कानून का व्यक्ति हूं। मैंने कानून पढ़ाया 40 साल यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैंने इस कविता को लिखने के लिए एक दृश्य देखा था, मैंने भी चर्चा करूंगा उसकी। केवल एक दृश्य देखकर मैंने पूरी कविता लिखी, तालिबान पर पढ़कर, पूरा दुनिया का इतिहास पढ़कर। और 8 लाइन पर सुनिएगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। आतंकों के खिलाफ दुनिया ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, वरना हमास जैसे संगठन की आज जरूरत थी क्या? देश में हिम्मत थी क्या कि वो दूसरे देश पर हमला करे? आतंकवाद को दुनिया से समाप्त होना पड़ेगा अगर दुनिया को शांति से जीना है तो। कहीं भी हो, किसी का भी हो, हर आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध होना चाहिए। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं। तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं। अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है। काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा, ये गौतम बुद्धा की, दीपक ये गौतम बुद्धा की। मैं बीच बीच में पानी पीऊंगा, उसके लिए माफ करना। मैं पिछले दिनों 22 दिन बुखार में रहा, 22 दिन बुखार ही नहीं उतरा। मैं बाबा रामदेव जी के साथ भी बैठता हूँ। उन्होंने अपनी दवाई दी ये कह के कि एलोपैथिक डॉक्टरों की दवाई मत खाना, वो तुझे मार देंगे। एलोपैथिक डॉक्टरों ने, जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने ये कह के मुझे दवाई दी कि तू बाबा की दवाई मत खाना वरना तू मर जाएगा। और मैं ठीक उस दिन हुआ जिस दिन दोनों की खानी बंद की। और पूरा ठीक मैं आज हो जाऊंगा कि बाबूजी के जन्म स्थान पर मैं कविता पाठ करने के लिए आ गया। आज पूरा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 800 साल पुराना पाषाण युग है अफगानिस्तान में। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की दुकान पे नहीं जाएगी, लड़की बाजार में नहीं जाएगी, लड़की घर से बाहर ही नहीं जाएगी। ऐसा होता है क्या? इतनी पाबंदियां। और 800 साल पुराना पाषाण युग और पूरी दुनिया चुप। मैं औरत की हालत पर 2 पंक्ति लिखी है मैंने। वहां क्या स्थिति है अफगानिस्तान में, सुनिए। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है। हर अफगानी सीने, हुजूर प्लीज बच्चे बच्चे को जा रहे हैं। चलिए, मुझे डिस्टर्ब होता है। कोई नहीं, बच्चे का कारण आप तो साथ सिंगला जी हैं ना? नहीं, कोई नहीं।
इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। एक दृश्य बता रहा हूं एक पंक्ति में। वाह वाह, अगर मैं ये दृश्य नहीं देखता मैं तालिबान पर कविता नहीं लिखता, वाह वाह, क्योंकि इतिहास मेरा विषय नहीं है। इस एक दृश्य को देख के मैं रोया, और इतना रोया कि शायद मैं जीवन में कभी नहीं रोया। कि ये भी मजबूरी हो सकती है कि आप मेरा विषय पकड़ लें। आपने देखा हो उन दिनों टेलीविजन, तो एक दृश्य मुझसे कविता लिखवाता है, सुनना। काबुल के हर चौराहों पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं। क्या बात है। जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। तो मंत्री जी तय कर लो, भारत सरकार की शक्ति ज्यादा है कि हरिओम पवार की शक्ति ज्यादा है। और आपको लगे ये विरोध करने का मेरा हक है तो मेरा साथ देना। 6 लाइन सुनो। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के। भाई क्या विषय उठाया आपने, वाह। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनको तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और 2 लाइनें फिर प्यार मांगती हैं आपका, दाद चाहती हैं। आपको लगे मेरा दृष्टिकोण सही है तो मेरे दृष्टिकोण के साथ आना। तुम आतंकों के साए को हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दंभ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। और मंच को समर्पित करता हूँ अपने छोटे भाइयों को, आपको भी एक पंक्ति में फिर आपकी तालियां उठनी चाहिए। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेश दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को। देखो साहब, कविता तो इतनी थी, लेकिन जिस दिन मेरी कविता खत्म हुई तो मैंने सोचा मैंने एक कविता लिख ली। लेकिन तभी मैंने एक टीवी पे इंटरव्यू सुना, तालिबान के प्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे। 15 अगस्त 2021 की बात है, ये मुझे दिन भी आज तक याद है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान का प्रेस प्रवक्ता भाषण दे रहा था कि वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान। अवर नेक्स्ट टारगेट इज द लिबरेशन फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, and due to brotherhood we will support the jihad of the Jammu and Kashmir and we will get it liberated। मैंने कहा इनके तो इरादे बहुत खराब हैं। चलो अपने घर में कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, ठीक है। इनका तो अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है और भाईचारे के नाते यहाँ तक आएंगे और उसके सबूत मिले। जो हथियार अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़े उनमें से कुछ हथियार ड्रोन से कश्मीर में गिराए गए, पंजाब में गिराए गए। तब मैंने अंतिम छंद लिखा, भारत की ओर से दुनिया के नाम। अंतिम छंद और सुन लीजिए और ये कविता पूरी हो जाएगी। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल। अब नहीं कहूँगा ताली बजाइए, बिल्कुल भी, एक बार भी नहीं कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि आप ताली बजाने से खुद को रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाइए। साहब मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पवार, काहे का हरिओम पवार।
सारे लोग प्यार में तारीफ कर रहे हैं, हरिओम पवार आए हुए हैं, हरिओम पवार आए हुए हैं। जब मैं आया हुआ हुई और सबको दिख भी रहा हूं बैठा हुआ। अच्छा, इनके मन में यह आया होगा कि थोड़े बुजुर्ग से लग रहा है हरिओम, ये इसको हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अब मैं सबकी इनकी हिम्मत तोड़ता हूँ, फिर मुझे तरस नहीं खाएंगे। लेकिन सब ने बहुत अच्छा पढ़ा। हम लोग हंसी हंसी में ऐसे होता है कभी कभी। रेल में एक ऊपर बुजुर्ग बैठे थे, ऊपर की बर्थ पर नीचे एक लड़का था, बातचीत कर रहे थे। बोले तुम कहाँ रहते हो? बुजुर्ग बोले मैं दिल्ली रहता हूँ। बोले तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं भी दिल्ली रहता हूँ। तुम दिल्ली के किस मोहल्ले में रहते हो? बोले मैं चांदनी चौक पर रहता हूँ। लड़का बोला मैं भी चांदनी चौक पर रहता हूँ। अरे तुम्हारा किस नंबर का मकान है? बोले मेरा 540 मकान नंबर है। बोले अरे मेरा भी 540 मकान नंबर है। बोले फ्लैट नंबर क्या है तुम्हारा? बोले 5। बोले अरे मेरा भी 5। तो बाकी लोग बोले कि साहब आप एक शहर के एक मोहल्ले के एक फ्लैट में रहते हो और आप एक दूसरे को जानते नहीं हो क्या? बोले जानते हैं, बाप बेटा हैं, वक्त काटने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो हम कई बार वक्त काटने के लिए बातचीत करते हैं, वो कोई गंभीर बात नहीं होती आपस में। एक अब सुनिए मन से, बहुत मन से, अंतिम छंद मेरा। तालिबानो अपने घर में, अब थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ा दो, हल्का, बहुत जरा। बढ़िया साउंड सिस्टम है, इतना बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम बड़े बड़े महानगरों में नहीं मिलता। जिनका भी है उनको बधाई, जिन्होंने किया उनको बधाई, आयोजकों को बहुत बधाई। अग्रसेन जयंती, देखो साहब, जितना अग्रसेन समाज और जैन समाज ने अपनी संस्कृति संस्कारों को बचाने के लिए, अपने देवताओं की पूजा करने के लिए, अपने महापुरुषों को याद करने के लिए जितने उत्सव आपने मनाए, अगर देश में सब कौमों ने अपने अपने देवताओं के उत्सव मनाए होते तो हमारी संस्कृति इतनी प्रदूषित नहीं होती जितनी हो गई। मैं बधाई देता हूं अग्रसेन समाज को। और ये भी सच है, कवियों के घर में जितना पैसा है उसका 80% अग्रसेन समाज या जैन समाज का दिया हुआ है। अच्छा, आपके सिवा और कराए कौन? सरकार तो इसलिए नहीं कराती, कवियों का भरोसा नहीं रहा उनको, वो क्या बोलने लगे। बाकी बचे कौन? जैन समाज वाले। आप चौधरी कराते हैं क्या कवि सम्मेलन? कभी नहीं। तुमने सुना कहीं हरियाणा में किसी जाट समाज ने कवि सम्मेलन कराया हो? हाँ, झगड़ा करवाया होगा। मुख्य अतिथि चौधरी कमरपाल जी ही हैं। तो कमरपाल जी ने भी नहीं कराई कवि सम्मेलन। वो तो आज पूरा कवि सम्मेलन सुन के देख रहे हैं कि होता क्या है। हाँ। और साहब मंत्री जी, आप जिस समाज से आते हैं, मैं थोड़ा जाट समाज से आता हूं, और जाट और गुजर साड़ू भाई जैसे ही होते हैं, अकल के मामले में दोनों एक जैसे हैं। हाँ। सुनिए मन से, मैं तो इसलिए कि हल्का कर रहा हूं आपको। मैं अब आपके सामने आपको मैं सचमुच उछालना चाहता हूं, कुर्सियों से खड़ा करना चाहता हूं। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत, हम आएंगे, हम जिहाद करेंगे, हम समर्थन देंगे, ब्रदरहुड के कारण देंगे। तब सुना, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अनुमान कुचल कर रख देंगे, जो घुस बैठे घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा।
ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, धरती पर हत्यारे बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति, या तो चुप रहना, समर्थन करो तो जी भर के इतना करना कि मैं डरना बंद कर दूं, मैंने कोई गलती तो नहीं की है लिख के। मैंने लिखने के बाद 3 दिन सोचता रहा कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैं जनता के बीच लेके चला गया। मैं आज फिर यहां बाबूजी के जन्म स्थान पर कहता हूं, अगर मुझे लगेगा मैंने गलती की और आप सब चुप रह जाना, तो मैं कल से नहीं पढ़ूंगा ये पंक्ति, वादा करता हूं। लेकिन आपको लगे मैंने कोई गलती नहीं की, ये कहने का वक्त आ गया है, तो मुझे इतना समर्थन करना कि मैं डरना बंद कर दूं। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में भाई ये बहुत अच्छा है, कुछ मसले लगा के कौन कुछ मसलों समर्थन करता हूं। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। अब से नारे लगते हैं कि भारत माता की जय। अब इस नारे को बंद कर दो। अब नारा लगना चाहिए दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। एक ही उदाहरण देता हूं, एक ही उदाहरण कैसे बदलता है देश, जानना चाहते हो? जब भी कोई पश्चिम का दादा हिंदुस्तान आता था और महात्मा गांधी की समाधि पर जाता था, तो सुरक्षा के नाम पर जासूसी कुत्ते महात्मा गांधी की समाधि पर घुमाए जाते थे। जासूसी कुत्ते। आज बदल गया है देश। दुनिया के सारे दादा मोदी के साथ नंगे पैर गांधी की समाधि पर घूमते हैं, नंगे पैर होकर के। कोई जासूसी कुत्ता नहीं भेजा जाता। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिलों में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी और कैसे सुनेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, सुनना। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर। अंतिम 2 लाइन और सुनिए। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। पाकिस्तानी भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। 2 बार पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुए कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा वहां है उसको वापस लेंगे। सर्वसम्मति से 2 बार के प्रस्ताव हैं हमारी पार्लियामेंट के। भारत की संसद, 2 लाइन पढ़ रहा हूं। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तो। एक लास्ट को कैप्टन मनोज वाले सुना दीजिए। और सुनना चाहते हैं क्या? बहुत नहीं हो गया? कितने लोग और सुनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग और सुनना नहीं चाहते? अब लगा मैं कुछ पढ़ा लिखा हूं। ये मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, इन पर इंप्रेशन डाल रहा हूं।
एक कविता के लिए मुझे प्रवीण ने कहा है, बहुत मैं वो अच्छी कविता सुना देता हूँ। छोटी सी कविता है, 5-7 मिनट की बस, लेकिन बहुत उससे बहुत बड़ी कविता नहीं। महत्वपूर्ण है। सचमुच आप देखिए, कविताएं भाजपा नहीं होती, कविताएं कांग्रेस भी नहीं होती, कविता समाजवादी पार्टी नहीं होती, कविताएं संस्कृति होती हैं, कविताएं संस्कार होती हैं, कविताएं मान्यताएं होती हैं, कविताएं परंपराएं होती हैं, कविताएं हमारी शालीन श्रेष्ठ परिभाषाएं होती हैं। इसलिए कविताओं को कविता ही बनाकर रखिए। एक बाप बेटी जा रहे थे, क्या है हमारे भरोसे, क्या है हमारे विश्वास, क्या है हमारी आस्थाएं, क्या है हमारी निष्ठाएं, आधी मिनट की कहानी में सुनो, आधी मिनट की कहानी। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पे, उनको बाढ़ का पानी मिल गया, तेज बाढ़ का पानी, दोनों डर गए, घबराए, कैसे निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी मत डरो, हम पार निकलेंगे, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बेटी ने कहा नहीं पापा, नहीं पकड़ूंगी आपका हाथ, आप मेरा हाथ पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा या मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझ जाओ तो उठाना तालियां। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता, कभी छोड़ नहीं सकता। क्या कहने हैं। मैं थोड़ा और ज्ञान देता हूं आपको, एक मिनट की और कहानी सुनो। एक पालतू पिंजरे में तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले उस गांव में जा रहे हो तो मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक ने पड़ोसी गांव जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई यहां गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, तेरी राम राम बोली वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए शिक्षा भेजी, सीख भेज दी कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, मरना आना चाहिए। जिस कविता का आदेश मुझे है प्रवीण का, देखिए हमारी नई पीढ़ी इतनी सशक्त है जिस पर हम ये भरोसा कर सकते हैं कि कवि सम्मेलन की स्वस्थ परंपराएं और हिंदुस्तान में बोए जाने वाले संस्कार हमारी नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित हैं। चाहे वो प्रवीण शुक्ल हों, चाहे वो अनिल अग्रवंशी हों, चाहे अर्जुन सिसोदिया हों, चाहे प्रियंका बेटी हो, चाहे हमारा यश छोटा, सबसे छोटा यश है जिसने उसने बहुत श्रेष्ठ पर उसने पढ़ा। और दीपक तो किस किस की आवाज़ निकालता है। दीपक अगर इन सब की आत्मा तेरी खोपड़ी में आ गई तो मेरी निकालेगा, चल मेरी निकालेगा। एक कविता सुनाता हूँ। देखिए सब, मैं सनातन धर्म में मेरा भी जन्म हुआ है, तो मैं भी मानता हूँ भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं। लेकिन मैं मंत्री जी बहुत दिल से ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैं कानून का आदमी रहा हूँ तो मैं लॉजिकल, पूरी ज़िंदगी मेरी लॉजिकल उसमें बीती। तर्क ढूंढता हूँ मैं हर जगह, और तर्क इस हद तक के खोजे गए हैं। और एक तर्क से तो मैं आज तक, मेरी छोटी बहन थी जज, एक दिन मैंने उसके किसी फैसले पर शिकायत कर दी। मैं कहा तेरा फैसला गलत है, ये इसमें जस्टिस कहाँ है? उसने कहा क्यों हो, जस्टिस की कोर्ट बनाई है क्या आपने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज फ्रेम्ड द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। भारत के संविधान ने कोर्ट ऑफ लॉ बनाई है, कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं बनाई। हम तो फैसला करते हैं, ये न्याय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम फैसला करते हैं क्योंकि अदालत फैसले के लिए बनी है, अदालतें न्याय के लिए नहीं बनी। संविधान बदलिए, अदालतें न्याय के लिए बनाइए, तब आपको करें। मैं तार्किक हूं, बहुत तार्किक। मैं ये कहना चाहता हूं मैंने भगवान राम नहीं देखे, मैंने भगवान कृष्ण भी नहीं देखे। और अगर कोई ये कहता है कि मैंने देखे, तो वो और कुछ हो ना हो झूठा जरूर है। नहीं देखे मैंने, लेकिन मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो हमारे रक्षक देवता हैं। मैं उनको रक्षक देवता की, उनसे बड़ा त्यागी होगा कौन?
दुनिया का सबसे अमीर आदमी मस्क है। कौन है आजकल? मस्क। चलो दुनिया के छोड़ दीजिए, भारत के ले लीजिए, अडानी जी, अंबानी जी, कोई भी, टाटा बिरला। ये किसी को ये कहें कि मैं तुमको नौकरी दूंगा 10 करोड़ रुपया महीना, 25 करोड़ रुपया महीना, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा, क्या गरीब आदमी भी इस शर्त पर? पूरा देश रोता है। मैं मेरठ जहाँ रहता हूँ, वहाँ एक कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था, मेरे यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था वो। उस दिन मैंने एक कविता लिखी छोटी सी। मैंने 50 साल आंसू की आग गाने में गुजार दिए। मेरा 50 साल का मैं साक्षी हूँ। कवि सम्मेलन का इतिहास कुल 100 साल का है। 100 साल पहले कवि सम्मेलन नहीं होते थे, पिछले 100 साल में होते हैं। उसमें 50 साल मैंने भी जिए। मैंने 50 साल आंसू की आग गाई है। मैं एक कविता में आग के आंसू गाना चाहता हूं। क्या बात है। एक कविता में, बस एक छोटी सी कविता है, आप सुनिएगा मन से। मैंने उस अंतिम संस्कार की भीड़ में पीछे खड़े होकर लिखी। अद्भुत है भाई साहब। 5 मिनट की कविता है। बस ताली बजाना मत बजाना, लेकिन मन से सुन लीजिए, कोई बीच में उठना मत। बहुत अच्छी रचना है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं हूं, मैं चिल्लाहट का कवि हूं। चिल्लाहट भी एक आक्रोश है, एक आक्रोश एक बेचैनी है, एक दुविधा है। आक्रोश दुविधा को जन्म देता है। वही मेरे जीवन भर की कविताओं में। मैं 29 साल मैंने कश्मीर गाई, तब जाके 370 हटी। 15 साल मैंने भूख गाई हिंदुस्तान में, तब पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। राम पर मैंने कविता सुनाई। मैंने नोटबंदी से 4 साल पहले कविता लिख दी थी, 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। जिस दिन फौरन ये बंद हुआ था चलन 16 नवंबर 2016 को, बाई चांस उन दिनों में बीमार था। अखबारों ने खबर छापी, क्योंकि हरिओम पवार ने नोटबंदी के समर्थन में कविता लिखी थी। मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो व्यापारियों ने मिलकर हरिओम पवार को मारा। छपा, अखबार में छपा, अखबार में छपा। बीमार किसी, बीमार कोई हो ही सकता है बीमार। मैंने हिंदुस्तान के कानूनों को प्रभावित करने वाला एकमात्र कवि हूं। मेरी प्रशंसा ये लोग इसलिए नहीं करते कि ये बात ये जानते नहीं है। नहीं, सब जानते पिछले हैं। 50 सालों में हिंदुस्तान के कानूनों को प्रभावित केवल एक कवि की कविताओं ने किया है, वो मैं हूं। फूड सिक्योरिटी एक्ट की कोख में मेरी भूख कविता है। मैं चिल्लाता फिरा देश में कि कोई सुप्रीम कोर्ट का सिरफिरा जज ये फैसला लिख दे दी, राइट टू फूड इंक्लूड राइट टू लिव इंक्लूड राइट टू फूड। जीने के अधिकार में रोटी का अधिकार शामिल है। और हिपोक्रेसी क्या है? संविधान में लिखा हुआ है व्यक्ति को जीने का मौलिक अधिकार है, स्वच्छ जल का मौलिक अधिकार है, स्वच्छ हवा का मौलिक अधिकार है, रोटी का मौलिक अधिकार नहीं है। और आप आश्चर्य करोगे, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मेरे से इंक्वायरी की थी कि किस फैसले में आपने लिखा हुआ है। मैंने उनको बताया एलएलएम क्या है तुम्हारे दुष्यंत चौटाला जी ने। तो मैंने उनसे एक फैसला डिस्कस किया, और फैसला क्या है आप जानकर हंसोगे। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में लिखता है द सिंपल मॉस्किटो फॉर द पर्पज ऑफ द एनवायरमेंट इज ए सिंपल सिविलियन सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड सेव इट। एक साधारण मच्छर भी भारत का सामान्य नागरिक है, पर्यावरण के लिए उसकी रक्षा करो। हटा लो मलेरिया। मच्छर को भी सामान्य नागरिक मानता है, और आदमी भूखा मर जाए उस पर चिंता नहीं करता। इसके खिलाफ मैंने कविताएं लिखी, तो अंतर आया कानूनों में। ये कविता आप सुन लीजिए 5 मिनट की। स्वागत। मैंने कहा ना तारीफ कम रह गई, ले कर नहीं पाए, लीजिए भाई साहब। तो मैं अपना आप ही कर लेता हूँ। रुकिए, वापस उसी सीट पर बैठ जाओ। और एक बात और आपकी जानकारी में बता दूं मैं कि 2014 में पवार जी को जब बिल्कुल तय था कि जीत सुनिश्चित है, पार्लियामेंट में बुलाने के लिए टिकट देने की पूरी कोशिश थी, पर पवार जी ने ये तय किया कि मैं जनता में रहूंगा और आग के राग को ही गाऊंगा। एक बार जरा तालियां इसलिए भी बजा दीजिएगा कि एक ऐसा रचनाकार जिसकी प्राथमिकता मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ, इतिहास भी, भूगोल भी, कानून भी, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, लेकिन मुझे बस राजनीति नहीं आती। नहीं आती मुझे राजनीति। 14 में लड़ाना चाहते थे मोदी जी मुझे चुनाव, टिकट दिया गया मुझे, पड़ा रहा मेरे नाम का टिकट। बाबा रामदेव वादा कराए कि मैं मना लूंगा उसे। उन्हें गलतफहमी हुई कि मैं मान जाऊंगा। मैंने उनसे कभी वचन नहीं दिया। मुजफ्फरनगर के टिकट की बात थी तो मैंने बस उनसे ये कह दिया कि आप मुझे
मैं वहाँ प्रोफेसर रहा था मुजफ्फरनगर में, तो मैं चाहता था किसी मेरे आदमी को मिल जाए, अगर इनके कहने से मिल रहा है तो मैंने बाबा से कह दिया किसी को हाँ मत करना। इसका अर्थ उन्होंने ये लगाया मैं मांगना चाहता हूँ और जाके उनसे कह दिया, मैंने उसे मना लिया है, वो लड़ लेगा। आज तक गुस्सा है मुझसे, आज तक जब भी बोलते हैं व्यंग जरूर कर देते हैं, तूने कहना। मैंने कहा जी क्या हो जाता मुझे आप सांसद बना देते तो क्या हो जाता? बोले तो सांसद बन जाता। मैं कहा फिर क्या हो जाता? सांसद तो 800 है हिंदुस्तान में, हरिओम पंवार तो एक ही है। जब तक हूं कविता के साथ जीऊंगा, जनता के बीच जीऊंगा। जब मुझे लगेगा अब आयु अनुमति नहीं दे रही है, सबसे नमस्ते करके घर बैठ जाऊंगा, गंगा के किनारे चला जाऊंगा। राजनीति मुझे नहीं आती, मैं उसके लिए नहीं बना। मैं बना होता तो मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। मैं जेपी आंदोलन में मीसा भोगा है मैंने, तब मुझ पर मीसा लगा था। मैं तब से राजनीति करता तो मैं राजनीति में होता। जब मैंने तब पसंद नहीं की, अब बुढ़ापे में अंतिम दिनों में मैं राजनीति पसंद करूंगा। वो अच्छी चीज होती होगी देश के लिए, मैं उसकी बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं आती तो मैं क्या करूं? शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? आप कुछ मत करो, जो करना है मैं बता दूं। पंवार जी की कविताओं की पुस्तक यहाँ 2 उपलब्ध हैं और केवल 10 पुस्तक हैं। उसमें वो सारी कविताएं हैं जो पंवार जी मंच से सुनाते हैं, जिनसे सब चीज़ें प्रभावित हुई हैं। और कीमत दोनों की कुल 500 रुपये। कुल 500 रुपये, वैसे तो 800 रुपये, लेकिन यहाँ हम इसलिए ले आए किताबों को, ये मेरा एक ट्रस्ट है। अब आप सोचते होंगे मेरा पैसा कहाँ जाता है। मैं एक गरीब बच्चों का ट्रस्ट चलाता हूँ, लगभग 800 गरीब बच्चों की फीस मैं देता हूँ मेरे ट्रस्ट की तरफ से। ये मेरी सीडी का पैसा, कविता का पैसा, और ये किताबों का भी कुछ किताबें 10 या 12 किताब हैं, सेट हैं, जाते समय ले लीजिएगा तो वो उन गरीब बच्चों को पैसा चला जाएगा। और आप जो कई बार चिट्ठी लिखते हैं, आपकी कोई पुस्तक है क्या, आपकी कोई पुस्तक है क्या, तो मैं अब गाड़ी में रखता हूँ थोड़ी सी पुस्तक की, जो जिनकी रुचि है पढ़ने में। अब हालांकि पढ़ने में रुचि कम हो गई है, यूट्यूब पे सुनने में ज़्यादा रुचि है लोगों की। तो वो किताब जब आप निकलें तो आपको पीछे मिलेंगी, मेरा है पीछे है, आखिरी सीट पर रखी हुई है। एक कविता सुन लीजिए, मेरी अच्छी कविता है, मैं पहली बार अपनी किसी कविता को अच्छी कह रहा हूँ। स्वागत भाई साहब। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो एक पल मेरे साथ रहना, एक पल, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी निदियां के सपने, उसको भी मीठे, उनको भी मीठे सपनों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट और साहब मंत्री जी, मैंने एक लाइन अच्छी लिखी है बस। शोर मचाना, चिल्लाना, ताली बजवाना अलग काम हो सकता है, मैं एक पंक्ति का कवि मानता हूं अपने को। मुझे दुआएं देना बहुत जी भरकर तालियों से कि अगर मैंने ऐसी एक लाइन अच्छी और लिख ली तो मैं घोषणा करूंगा मैं कवि हो गया हूं। अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति श्रद्धेय बाबूजी के गांव में पढ़ रहा हूं, बाबूजी के जन्म स्थान पर पढ़ रहा हूं, और आपका प्यार मांगता हूं सुनना। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हो, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में,
शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार के किसी मजहब में ये परंपरा नहीं थी कि स्त्री अर्थी को कंधा दे, पूरे संसार में किसी भी मजहब में। करगिल के युद्ध के समय राजस्थान में भरतपुर के पास एक गांव है अजान, ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना। एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह, उसकी पत्नी का नाम गायत्री देवी है, मैं उनके सम्मान में गया हूं। तो जब पार्थिव शरीर वीरेंद्र सिंह का गांव में आया तो उसकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, उसने शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैं आज पहली बार भावुक होकर बताता हूं, कुछ साल पहले अभी मेरे पास एक फोन आया उसी अजान गांव से, उनका बेटा बोल रहा था। उनके बेटे ने कहा मेरी माँ आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा कौन है आपकी माँ? बोले वीरेंद्र सिंह की पत्नी जिस पर आप कविता लिखते पढ़ते हो वो आपसे बात करना चाहती हैं। मैंने उनका फ़ोन लिया तो उन्होंने कहा कि आप हमारे आदमी की बहुत इज्जत बढ़ाते हो, और वो रो पड़ी, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं बोल पाई। बिना पढ़ी लिखी औरत है वो, आज तक हैं, उनके बच्चे अब छोटी मोटी नौकरी करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा उनको कुछ मिला भी नहीं, जो जैसे तब शायद जितने वादे किए गए उतने पूरे हुए नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, क्या नहीं हुए, ये अलग मामला है। सुनिए, छोटी सी कविता है, बस इसको सुनिएगा, बहुत छोटी सी। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं सिंहर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, क्या पंक्ति है, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 टेम्परेचर में, कैसे लड़ते हो। सैनिक के शौर्य पर 6 लाइन सुनना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। 8 लाइन है बस। उससे पहले मैं हाथ जोड़ के 2 निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जब भी जिस दिन ये कविता पढ़ूं, टीवी पर मुझे कोई बुलाए, किसी डिबेट में जाऊं, तो 2 अनुरोध में हाथ जोड़ के जनता से करता हूं। आपके आसपास, आप तो हरियाणा की वो धरती है जिसने बहुत बेटे को शहादत दी है, आपके आसपास 20-25 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऐसा परिवार रहता है जिस परिवार ने कभी ना कभी देश के लिए कोई बेटा दिया है, चाहे 62 में दिया हो, 71 में दिया हो, करगिल में दिया हो, उरी में दिया हो, पुलवामा दिया हो। आपके आसपास 20-25 किलोमीटर में अगर कोई ऐसा परिवार है जिस परिवार में शहादत का इतिहास है, जिस परिवार ने बेटा देश के लिए दिया है, अगर आप जानते हैं कोई ऐसा परिवार है, तो साल में एक बार उसके घर 1 मिठाई का डिब्बा और 2 फूल लेके जाना शुरू करो। बहुत अच्छी बात। 10-20 लोग जाएंगे तो वो परिवार गर्व करेगा, सोचेगा मेरा देश भूला नहीं है मेरे बेटे की शहादत को, आज भी याद करता है देश, वो गर्व करेगा परिवार। और दूसरा निवेदन ये है, आप किसी बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं और कोई फौजी वर्दी में आपके सामने से गुजर रहा है, कोई फौजी हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उसने वर्दी पहन रखी है, वो आपके सामने से गुजर रहा है और आप बैठे हैं, तो खड़े होकर के 2 ताली बजा दो, उसको लगना चाहिए देश उसकी कमर पर खड़ा हुआ है। ये 2 निवेदन मेरे हैं और मैं आपको बस अब 8 लाइन और सुनाता हूं। बहुत अच्छे भाई साहब।
क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की। देखा आपने इजराइल में प्राइम मिनिस्टर का बेटा वर्दी पहन के लड़ने चला गया सेना के साथ। प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो सेना का आदमी नहीं था। 300 लोग अमेरिका से नौकरी और व्यापार छोड़कर इजराइल चले गए कि हम देश के लिए लड़ना चाहते हैं। देश के लिए लड़ने के लिए 300 लोगों ने अमेरिका छोड़ दी। अगर राष्ट्रभक्ति हो तो ऐसी हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। मुझे लगता है वो देश पूरी दुनिया से अकेला लड़ सकता है, वो मिट सकता है, कभी झुक नहीं सकता। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने। और अंतिम 4 लाइन पढ़ता हूं, 2 लाइन देश के लिए और 2 लाइन नहीं, एक की लाइन। मेरे मन में बहुत था, मेरे घर में नेता बहुत हैं, मेरे दोस्त एमपी हैं कुछ, वो कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैं बहुत सख्त लाइन लिखना चाहता था, एक बहुत सख्त लाइन, और इतनी सख्त लिखना चाहता था, लेकिन इस चालाकी से कि अगर कभी सामने बैठे मिल भी जाएं तो उनकी समझ में ना आए, और आए भी तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। आप अंदाजा लगाना, समाप्त करता हूं, 4थी पंक्ति से विदा देना। आपको लगे मैंने इस चालाकी को ठीक से निभाया है तो मंत्री जी को समर्पित करता हूं ये पंक्ति, और आप सबकी तालियां मांगता हूं सुनना। जो ये देश, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को जाते समय केवल 10-12 किताबों के सेट हैं। 800 रुपए की कीमत को आज 500 रुपए कर दिया गया है। वो पुस्तक रख लीजिए। मैंने मंचों पर जितनी कविताएं आज तक सुनाई हैं सब उन 2 किताबों में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई बधाई, सबको शुभकामनाएं देना हो, धन्यवाद देना हो, कुछ देना हो, हरियाणा में कोई ऐसी परंपरा हो, बार मंत्री, अगर हमारे मंत्री जी सचमुच एक बार मंत्री जी के सम्मान में आपकी तालियां उठें। मैंने पहली बार ऐसे मंत्री देखे। मैं चाहूंगा, और 4 विभाग, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं, शिक्षा है, वन है। मैं चाहूंगा भाई साहब आइए 2 शब्द बोलकर आपका हमारे बीच इस समय तक बैठे रहना, जब तक वो आए, और जाइएगा मत, 2 मिनट और रहिएगा। एक बार तालियां बजाकर आमंत्रित कीजिएगा अश्विनी सिंगला जी और इस सारे कार्यक्रम के संयोजक जिनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हुआ, और जैसा सभी कवियों ने जिनकी बड़ी तारीफ की, आदरणीय जगदीश मित्तल जी, और देश के बहुत ही बड़े कवि आदरणीय हरिओम पवार जी, श्री अर्जुन सिसोदिया जी, प्रवीण शुक्ल जी, अनिल अग्रवंशी जी, प्रियंका जी, दीपक सैनी जी, यश जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष पंकज मंगला जी, नहीं आज के कार्यक्रम के पंकज मंगला जी, राजेश सप्रा जी, पंकज गोयल जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती चंद्रप्रभा अग्रवाल जी, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये आज हम सबका सौभाग्य है कि अग्रवाल युवा मंच ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और आदरणीय जगदीश मित्तल जी जो कि पहले हमारे संगठन मंत्री रहे, और पवार साहब मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जो पहला टिकट मिला था मुझे राजनीति में 91 में, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो जगदीश मित्तल जी की थी। तो उन्होंने ही उसमें, क्योंकि उस टाइम हमारे संगठन मंत्री थे। और मैंने जो अभी आपसे बात कही थी कि शायद आप 1984 में शायद यहाँ आए थे सरस्वती स्कूल में, तब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके ऊपर आपने एक कविता गाई थी यहाँ। आपने कहा भी मैंने कभी पहले, इससे पहले कविता उनके उसमें नहीं गाई, लेकिन क्योंकि आज मेरा मन बहुत दुखी है उसके लिए, तो उस टाइम उन्होंने गाई थी। तो आज मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम जिसमें
हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, और साथ साथ देश के सामने जो समस्याएं होती हैं, मैं समझता हूं कि जो हमारे कवि हैं वो जहां हमें हंसाने की भी बात करते हैं, लेकिन देश की जो जरूरत है तो निश्चित तौर पे उस पर भी बात करते हैं, और अगर कुछ देश में गलत हो रहा तो उस पर व्यंग भी वो अपनी उसमें वाणी से करते हैं, और उससे बड़े परिवर्तन होते हैं, समाज में जागरूकता आती है। तो इस प्रकार की जिम्मेदारी जो हमारे जो कवि हैं वो उसका निभाते हैं, और मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। बहुत लेट हो गया, काफ़ी देर होगी, तो मुझे बहुत ही आनंद आया आज। हालांकि मैं बहुत जल्दी सोने वाला आदमी हूं जी। मैं जगदीश मित्तल जी से कह रहा था मैं 10 बजे सो जाऊं और सुबह 4:30 उठ जाऊं। अलग टाइप का पॉलिटिशियन हूं थोड़ा सा। मैं सुबह 5 बजे सैर पे निकल जाऊं और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊं। लेकिन आज मैं किसी प्रोग्राम में नहीं रुकता जी, मैं किसी जगराते में नहीं जाता, किसी में नहीं जाता। बस आज का मुझे था, मैं तो आपकी वेट कर रहा था कब हो कवि सम्मेलन। मैंने इनको कहा भी था कि यार आप पहले कवि सम्मेलन कराया करो थे, अब आपने बंद क्यों कर दिया। तो अब की बार ने किया, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पर आप सबको बधाई देता हूं, और अपनी ओर से युवा मंच को 5 लाख रुपए की घोषणा भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। श्री अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। हमने ये संकल्प लिया, मन में ये ठाना है। हमने ये संकल्प लिया, मन में ये ठाना है। श्री अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। श्री अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। वंश का सूर्य जैसे ध्वज पर हुआ उदय है। सूर्य वंश का सूर्य जैसे ध्वज पर हुआ उदय है। लहरा कर ये झंडा कहता अग्रसेन की जय है। लहरा कर ये झंडा कहता अग्रसेन की जय है। भूल बैठ जो अग्रसेन को उन्हें जगाना है। भूल बैठ जो अग्रसेन को उन्हें जगाना है। श्री अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। श्री अग्रसेन जी की ध्वज को घर घर लहराना है। धर्म पताका अग्रवंश का हमको याद दिलाता। धर्म पताका अग्रवंश का हमको याद दिलाता। अग्रसेन के पथ पर चल